सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा हाउ टू स्टडी फिजिक्स। सबसे एक ये कहें कि डिफिकल्ट पोर्शन, जब जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, चाहे वो बच्चा स्कूल के लिए पढ़ रहा हो, नीट के लिए पढ़ रहा हो, या जेई के लिए पढ़ रहा हो, या इवन 9-10 के बच्चे क्यों ना हो। तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को अक्सर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज इसी चीज को हम लोग पूरा इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको खोदेंगे और खोद के निकालेंगे इसके अंदर क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हमसे फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, हमसे सवाल नहीं लग रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं आगे वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले हमारे अपने आप से कुछ सवाल होने चाहिए कि जो हम क्वेरी कर रहे हैं, जो हम बात रख रहे हैं, उसमें हमें जानना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम समझनी होगी कि एग्जैक्टली हम लोग किस चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं। अब क्या हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि वो घर जाकर के पढ़ते भी हैं, जो टीचर बोलता है वो सारे काम फॉलो करते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, भाई सारे क्वेश्चंस वो कर रहे हैं, घर जाकर नोट्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। या ये कहूं कि जब कोई नया क्वेश्चन उनके सामने आता है तो वो नहीं कर पाते। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आप तो बता देते हो कि कैसे कैसे करना है, हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम खुद कॉपी लेके बैठते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं आता कि जो फॉर्मूला आप सोच पा रहे हो वो हम कैसे सोचेंगे। एग्जाम में हमें कैसे आइडिया आएगा किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। या फिर कई बार बच्चे बोलते हैं कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं घर जाकर के, लेकिन ऊपर का पढ़ रहे हैं, नीचे जाते जाते भूल जाते हैं कि ऊपर क्या पढ़ा था, रिलेट ही नहीं कर पाते। तो ये मिक्स तरह के कई प्रॉब्लम्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। या बहुत से बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमें सब कुछ समझ आ रहा है, फॉर्मूला वॉर्मूला सब समझ में आ रहा है, बस जब न्यूमेरिकल करने बैठते तभी हमारी बत्ती गुल हो जाती है। राइट, तो आपके साथ क्या चैलेंज है, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो, उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करो कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज को रिजॉल्व करना है। दूसरी बात जो करनी है वो ये करनी है कि भैया आप पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग एक गलत स्टडी मटेरियल फॉलो कर लेते हैं, गलत किताब उठा लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा किताबें ले लेते हैं। हम लोग यूट्यूब पर देख लेते हैं कि एच सी वर्मा बहुत बढ़िया बुक है, अब हमें तो फिजिक्स का पी भी नहीं आता, लेकिन हम एच सी वर्मा उठा लाएंगे तो कहां से होगी। राइट, तो इसके साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं और क्या हमारी कैपेबिलिटी है अभी उसके लायक या नहीं है। इसको कैसे पता लगाएंगे उसका मैं मैट्रिक्स बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद आता है हाउ टू स्टडी, मतलब जो सवाल है ना कि कैसे पढ़ूं, ये सवाल बहुत देर में आएगा। सबसे पहले ये आएगा एक्चुअली मेरे साथ क्या इशू है, मेरा क्या प्रॉब्लम है। दूसरा कि मैं किस मटेरियल को फॉलो कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मैं और वो स्टडी मटेरियल को रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा हाउ टू स्टडी, कि मैं कैसे पढ़ूं उस स्टडी मटेरियल को जो मैंने फिगर आउट कर लिया है कि दिस इज द बेस्ट बुक फॉर मी। अब मैं उसको कैसे फॉलो करूं, उसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को थ्योरी भी समझ में आए, मेरे से न्यूमेरिकल भी बनने लग जाए। एंड देन हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम लोग पढ़ किसके लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एट द एंड, साल के एंड में हमारा एग्जाम होगा, उस एग्जाम में हमें अच्छे से अच्छा स्कोर चाहिए, उस स्कोर से हमें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो हमें यह समझना है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको एग्जाम टाइम में कैसे रिवाइज करना है, मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए अपने पोटेंशियल को, अपने स्कोर को मैं ऐसा क्या करूं कि एग्जाम के टाइम पे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें रिटेन कर पाऊं, भूलू ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, एक एक करके हर चीज को हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात जो थी उसको थोड़ा सा समराइज्ड वे में बता दे रहा हूं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं अक्सर क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। 2-3 तरह की जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। राइट, पर्सन टू पर्सन वो प्रॉब्लम वेरी कर सकती है। सबसे पहला सवाल ये होता है, ज्यादातर 99% बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको ये क्वेरी होती है कि सर जो फॉर्मूला टीचर लगा देते हैं हमारे, वो फॉर्मूला हम कैसे सोचें। सबसे पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो ये है कि सर जो जो आपने बोला मैं घर जाके हर चीज कर रहा हूं, जो आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि घर जाकर के आप नोट्स पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं, आप कह रहे हो घर जाके क्वेश्चंस करो, मैं उठाता हूं क्वेश्चन लेकिन होते नहीं है। राइट, ये दो मेन प्रॉब्लम है जिनको हमें केटर करना है। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम को अभी इसको सोचते हैं कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कि हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। ये स्टडी मटेरियल को भी हम लोग रिव्यू करेंगे। तो देखो इसमें ना आपको सबसे पहले अपने आप को ना जज करना होगा, अपने आप को एक बार देखना पड़ेगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, अगर मैं प्रिपरेशन के आधार पे क्लासिफाई करूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, अगर आप ऐसे बच्चे हो
जो आप अपने सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो सीरियसली, या फिर आप एक ऐसे बच्चे हो सकते हो जो जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हो और फिजिक्स में सफ़र कर रहे हो, या आप ऐसे बच्चे हो सकते हो जो नीट के लिए पढ़ाई कर रहा है और सफ़र कर रहा है। ठीक है भाई, तीन तरह के हो सकते हैं कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। आप अपने आप को जज कर सकते हो, सर मैं एवरेज बच्चा हूँ, बिलो एवरेज बच्चा हूँ, जो भी है। अगर आप एक बिगिनर हो, एक स्टार्टिंग फेज में हो और आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए जो आइडियल बुक्स होनी चाहिए वो ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिनके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी हो, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हो और कुछ अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भी हो, और उन एग्जाम्पल्स का और थ्योरी का और न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उनका लेवल होना चाहिए बहुत बेसिक, जस्ट जहां पे कंसेप्ट एप्लीकेशन वाले सवाल हो, न्यूमेरिकल में जस्ट फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चंस हो। तो ऐसी दो बुक्स हैं मार्केट के अंदर, इनमें से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, मैं कोई भी बुक का नाम लूंगा ना, आप ध्यान रखना उसके साथ साथ एनसीईआरटी बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूं कि आप फॉलो करो। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जेई, नीट और एनडीए और सीबीएसई, एनीथिंग, आपका सबसे पहला एनसीईआरटी तो भाई आपके साथ होनी चाहिए और फॉलो करनी है। तो मैं मान के चल रहा हूं आप सीबीएसई के बच्चे हो और आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, आप एक बिलो एवरेज या एवरेज बच्चे हो, तो आपके लिए दो बुक्स हैं, बहुत फेमस बुक्स हैं मार्केट के अंदर। एक है हमारी एसएल अरोरा फिजिक्स में, एक हमारी है एमटीजी। ये उतनी पॉपुलर नहीं होगी, आपको शायद नहीं पता होगी, या मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को शायद पता भी होगी, 100% फिजिक्स। ठीक है, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करनी है। अच्छा, ये बुक जो है ना, ये थोड़ी सी समराइज्ड है, मतलब ये कंसाइज बुक है, छोटी बुक है। ये बुक जो है ना, ये काफी ज्यादा एलैबोरेटेड, काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली बुक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें लिखी हुई है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स ये वाली बुक फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज अ एंट्री पार्ट, दिस इज अ स्टार्टिंग बुक, है ना। इसको आप ये नहीं मान सकते कि ये बहुत अच्छी बुक है और इससे आप फिजिक्स एकदम प्रो बन जाओगे, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग टाइप ऑफ बुक। अगर आप बिल्कुल स्ट्रगल करें, कुछ भी नहीं आ रहा आपको समझ में कि क्या चल रहा है, देन यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप लोग, मैं मान के चल रहा हूँ, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली लास्ट में आपको बोर्ड के लिए प्रो तो बनना ही है, तो लास्ट में आप लोगों को बोर्ड के जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, पिछले सालों के बोर्ड के आए हुए सवाल होते हैं, वो जरूर लगाने हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये सबसे पहले आप लोगों को बुक फिगर आउट कर लेनी है। एनसीईआरटी तो है ही, उसके साथ साथ इन दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ने के लिए रखो जिसमें आप थ्योरी पढ़ो, एंड देन लास्ट में जो पीवाईक्यूज होते हैं बोर्ड के, चाहे आप ये अरिहंत की ले लो, एमटीजी की ले लो, डजंट मैटर, लेकिन पीवाईक्यूज आपको लास्ट में लगाने हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई सीबीएसई वाले बच्चों का हिसाब किताब। फिर आते हैं हम लोग जेई पे। अब जेई में दो टाइप के बच्चे होते हैं, जेई मेन के लिए पढ़ रहे हैं या फिर जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में केवल मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूं, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जेई मेन के लिए पढ़ रहा है, तो उसको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है। अब दिक्कतें उसको क्या आएंगी इन जनरल, भाई वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा, यही मेन प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप लोग फॉलो कर सकते हो, एक बुक आती है अरिहंत की, डीसी पांडे, या फिर आप लोग किसी एक अच्छे कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फॉलो करना कैसे वो अगले सेक्शन में आएगा। अभी मैंने बताया ना, तीसरे नंबर पे आता है हाउ टू स्टडी। पहले तो ये आता है ना व्हाट टू स्टडी, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद आएगा हाउ टू स्टडी, तो वो अभी बताऊंगा मैं। तो एक बुक आती है डीसी पांडे, या फिर आप किसी एक अच्छे कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो। स्टडी मटेरियल जो है कोचिंग का मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीट के लिए। नीट के लिए क्या करें भाई, नीट के लिए भी आप डीसी पांडे फॉलो कर सकते हो। एक डीसी पांडे बुक आती है नीट की, अरिहंत की है ये, फिजिक्स, या फिर अगेन आप किसी एक अच्छे कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो। अच्छा, कोचिंग कोई अच्छा बुरा नहीं होता, मेरे मुंह से निकल गया, अच्छे कोचिंग का, कोचिंग सारे अच्छे होते हैं, टीचर्स सब में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, जस्ट ब्रांडिंग का थोड़ा थोड़ा फर्क है, फीस का फर्क है। कोचिंग किसी का भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर लो, लेकिन फेमस जो 4-5 नाम है उनमें से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये बुक के नाम हो गए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने एचसी वर्मा नहीं लिखा है, या यहाँ पे कोई और बुक नहीं लिखी है, तो वो क्यों नहीं लिखी है, उसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप खुद से फिगर आउट करना चाह रहे हैं, तो एचसी वर्मा या कोई दूसरी बुक में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जहां खुद से बच्चा अगर एफर्ट डालता है पढ़ने के लिए तो थोड़े चैलेंजेस आते हैं, वो उस वजह से मैंने उसको एलिमिनेट किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप अपना सेक्शन फिगर आउट कर लो कि आप इन तीनों में से किस सेक्शन में बिलोंग करते हो। उस किताब को आप पकड़ लो, किताब एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, सिंगल बुक होनी चाहिए, मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को प्रो बनाना चाहते हो, ध्यान रखो किताब एक ही होनी चाहिए, 2, 3, 4 किताबें नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी बच्चे के पास बहुत सारी बुक है, अच्छा हो सकता है किसी के पास ये ना हो लेकिन इसकी जगह कोई दूसरी सिमिलर बुक हो, जैसे सेंगेज की बुक हो सकती है, अच्छी बुक है, बुरी नहीं है, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या कोचिंग का आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल, तो जरूरी नहीं कि ये जाके आज खरीदने लग जाओ, अगर कोचिंग का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कैसे फॉलो करना है वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। लेकिन ये ध्यान रखना, सिंगल बुक, सिंगल पब्लिशर, सिंगल ऑथर, एक ही चीज को कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद ही सोचना है कि मेरे को फिजिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को और क्या करने की जरूरत है। पहले ही मत जाना कि भाई ये भी किताब ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं, 3-4 ले लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किताब एक ही रखनी है और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी मेरी, वो क्या थी, हाउ टू स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है, फिजिक्स का नेचर कैसा है यार, फिजिक्स को सीखना कैसे है। देखो सबसे पहली चीज ना, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। जो भी एग्जाम में सवाल सेट किया जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम या फिर जेई या फिर नीट की, है ना, स्कूल में 11th में जो पेपर बनाते हैं वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका स्टैंडर्ड एक अच्छा पेपर सेट किया जाएगा उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है बच्चों से। वो ये चाहते हैं कि बच्चे को एक तरह से रियल वर्ल्ड में इमेजिनेशन करना या विजुअलाइजेशन करना केस स्टडीज को आता है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मान लो यहाँ एक स्प्रिंग लटक रही है, यहाँ एक ब्लॉक है, उसके नीचे धागा बंधा एक और ब्लॉक है, आप विजुअलाइज कर पाओ। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिजिक्स में क्या सबसे पहले डेवलप करें, वो है विजुअलाइज करना चीजों को। दूसरा होता है कि जो हमने थियोरेटिकल चीजें पढ़ी हैं उसको कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना, यानी एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो दो मेन आउटकम है जो हम आपसे चाहते हैं। पहला क्या चाहते हैं आपसे, कि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। दूसरा क्या चाहते हैं, कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, यानी कि जो आपने सीखा है थ्योरी के अंदर वो आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाओ टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हम आपसे चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ने के तरीके में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें मैं 3-4 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा कि हमें इसके अंदर क्या करना है इन दो आउटकम्स को निकालने के लिए। सबसे पहले आप अपने आप को क्लासिफाई कर लो अगेन कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को या कोचिंग ले रहे हो ऑलरेडी, उसको फॉलो कर रहे हो। किसी कोचिंग में आप जाते हैं, वहां पर आप लेक्चर अटेंड करते हैं और घर आकर के आप सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्लासिफाई कर लो आप ये वाले स्टूडेंट हो कि ये वाले स्टूडेंट हो। आफ्टर दैट चीजें डिसाइड होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया दो आपके एप्लीकेशन है। जब भी आप किसी जगह पढ़ रहे हो या आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो फिजिक्स के, तो एग्जामिनर बाय डिफॉल्ट मान के बैठा है कि आपने ये दो चीजों पर काम किया है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने बुक डिसाइड कर रखी है, जो हमने डिस्कस किया यहां पर कुछ 2-3 बुक्स के नाम, तो आपने अगर इनमें से कोई भी एक बुक ऑलरेडी डिसाइड की हुई है, हमें क्या करना है, उस बुक को सबसे पहले उसकी थ्योरी को पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप होगा हम थ्योरी पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। जितने भी उस बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होंगे सारे एग्जांपल्स को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। अब सॉल्व्ड एग्जांपल्स को कैसे ट्राई करना है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना। आपने जो थ्योरी में पढ़ा, आपको एग्जांपल्स को ट्राई करना है, डायग्राम बनाना है, विजुलाइज करना है, सॉल्व करने का ट्राई करना है, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देखना। सॉल्यूशन जब आप देखेंगे जब आपने सारे हाथ पैर मार लिया उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें तरीका क्या होता है सॉल्व एग्जांपल्स को करने का, कि आपके जो भी आपने फॉर्मूला सीखे होंगे कहीं पर, वो आपने कोई फॉर्मूला शीट या नोट्स बना रखे होंगे, तो उसको अपने साइड में रखना है और बगल में यहां पर आपके पास सवाल है। अब आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है जो भी उसमें बोला गया है केस, उसके बाद ये सोचना है कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला या थ्योरी मेरी क्या है। मतलब आपको अपने नोट्स पे जंप करना है। सॉल्व एग्जांपल के नीचे जो सॉल्यूशन दिया होता है ना, वो नहीं देखना है, लेकिन जो आपके नोट्स हैं उसमें आप चले जाओ। नोट्स में देखो पलट पलट करके कि यार ऐसा कोई केस कहां है। अगर यहां पे कोई भी बात लिखी है, मैंने कह दिया एक ब्लॉक है उसको धक्का लगा रहा हूं, बताओ एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन वर्ड पकड़ लो और अपने फॉर्मूलाज में ढूंढो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड कितने फॉर्मूला पढ़े हमने। यहां पे जितने भी फॉर्मूला दिए हो सारे अप्लाई कर दो, किसी ना किसी एक में आंसर आ जाएगा। और धीरे 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 आप चीजें पकड़ना शुरू कर जाओगे कि क्या वर्ड लिखा होता है तो कौन सा वाला फॉर्मूला या कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। धीरे धीरे आप वो पकड़ना शुरू कर दोगे वो कीवर्ड्स को। सबसे पहले मैंने क्या होता है, यहां पे कोई एक हिंट पकड़ लो, उस हिंट से रिलेटेड यार ढूंढो कि मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है और उसको अप्लाई कर दो।
अप्लाई करोगे 2-3 चीजें ही होंगी, ज्यादा होती नहीं है, उनमें से किसी एक में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने थ्योरी पढ़ ली, एग्जांपल्स ट्राई कर लिए, नोट्स की हेल्प से ट्राई कर लिए। उसके बाद जाएंगे हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं इन जनरल। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो कि एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, जब हमने भाई ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो हमारा मान के चलेंगे हम चैप्टर खत्म हो चुका है। एक फोर्थ स्टेप है, वो हमारा दोनों केस में कॉमन है, वो मैं दोनों का एक साथ बताऊंगा। ये तीनों चीजें हो गई, मतलब हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, अच्छे से खत्म हो गया। अब कोचिंग वाले बच्चे क्या करेंगे भाई? कोचिंग में जाएंगे, पढ़ेंगे, अपने क्लास नोट्स बना के घर लाएंगे। सबसे पहले जब आप घर आएंगे तो नोट्स के साथ साथ जो आपकी बुक होगी, जो भी आपने डिसाइड की हुई है, रेफरेंस बुक, चाहे वो डीसी पांडे है, चाहे वो सेंगेज है, चाहे वो किसी के पास एचसी वर्मा है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक को अपने नोट्स के बाद जरूर पढ़ेंगे। घर आकर के जब तक नोट्स नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग जाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, नोट्स पढ़ लिया, बुक पढ़ ली। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? एग्जाम्पल्स लगाना। जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उनको आप ट्राई करेंगे। कई बार हमारे नोट्स में भी टीचर ने 10-12 क्वेश्चन कराए होते हैं, इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो क्लास में डिस्कस हो रखे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका सेम है जो मैंने यहां बताया। फॉर्मूला देखेंगे, इसमें देखेंगे और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगा लगा करके। नंबर 3 जो है वो क्या है? वो है हमारी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, इसमें क्या होगा भाई? जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं कोचिंग के मॉड्यूल्स में लास्ट में दे रखी होती है, 3-4 एक्सरसाइज होती हैं, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 अलग अलग लेवल की होती हैं, वो सारी की सारी आपको सॉल्व करनी है। जब आप ये सारा काम कर जाओगे तब आ जाएगा आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग के नोट्स के साथ पढ़ रहे हो, दोनों स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए। लास्ट में क्या करना है आपको? दोनों के अंदर लास्ट में आपको करना है अपना एक समरी चार्ट बनाओ। समरी चार्ट का मतलब क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं। एक आप समरी चार्ट बनाओ। जनरली ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए मैंने बनाई है, तो मैं एग्जाम्पल क्लास 12th के हिसाब से देता हूं। जैसे मान लो मैंने फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली 2 चैप्टर से मिलकर बनता है। मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं चैप्टर खत्म कर चुका हूं, मैंने सारे एग्जाम्पल लगा लिए, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा? एक समरी चार्ट बनाऊंगा, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ाया था सर ने? चार्ज पढ़ाया था। ओके, चार्ज में सर ने बोला था 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती हैं? कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, एडिटिव, और एक था इनवेरिएंट, यानी चार्ज इनवेरिएंट होता है। तो मैंने ये फ्लो चार्ट बना लिया, चार्ज हो गया खत्म। ठीक है, अच्छा, किसी बॉडी की चार्जिंग से रिलेटेड सर ने कुछ पढ़ाया था। किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के मेथड बताए थे। क्या क्या मेथड बताए थे सर ने? तो सर ने मेथड बताए थे, क्या क्या बताए थे? इंडक्शन बताया था, कंडक्शन बताया था, एक और बताया था, क्या बताया था? फ्रिक्शन बताया था। ठीक है, तो मुझे इंडक्शन में भूल गया हूं। अब मैं क्या करूंगा? अपने नोट्स में जाऊंगा, देखूंगा भाई इंडक्शन कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, यहां इंडक्शन लिखा है, पढ़ लिया मैंने। ठीक है, इंडक्शन मेरा हो गया क्लियर। ओके, फिर इसके बाद सर ने क्या पढ़ाया था? इसके बाद सर ने पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ क्या बताया था? कि 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, आर दूरी पे रखे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं। क्या फोर्स होता है? फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे आर था कि आर की पावर 2 था, अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा? अपने नोट्स में जाऊंगा, देखूंगा कूलम्ब्स लॉ कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है, यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब तीसरा क्या पढ़ाया था सर ने? अब चौथा पॉइंट मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल गया। मेरे को ये 3 ही पॉइंट याद है कि ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, चौथा भूल गया। कूलम्ब्स लॉ के बाद क्या था? तो अपने नोट्स में फिर से जाऊंगा। कूलम्ब्स लॉ के बाद क्या था? कूलम्ब्स लॉ के बाद पढ़ाया था सर ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां पे लिखूंगा, मतलब एक एक वर्ड के अंदर आप पूरे चैप्टर को समराइज करोगे। ठीक है, हर चीज का आपको इलेबोरेट नोट्स नहीं बनाना, ये समराइज्ड एक पेज होगा जहां पे आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे जिसमें सारे जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको आप कनेक्ट करोगे कि चार्ज क्या था, उसकी 4 प्रॉपर्टी क्या थी, कूलम्ब्स लॉ क्या था, उसमें फॉर्मूला क्या था, के की वैल्यू क्या होती है, कूलम्ब्स लॉ के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है, स्फीयर की क्या है, पॉइंट चार्ज की क्या है, शीट की क्या है, रिंग की क्या है, सब यहां पे आप लिखते जाओगे। समझ गए बात को? तो ऐसे करके अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे ना चैप्टर के एंड में, तो आपको इस समरी के अंदर ये पता चलेगा कि 2-3 चीजें, फॉर्मूले तो याद है लेकिन ये भूल गए कि ये चीजें हैं क्या, ये कहां से कनेक्टेड है, इनकी ऐसा यूनिट क्या है वो भूल गए।
तो आपको पता रहेगा कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं क्या भूल गया हूं, वो आप पीछे अपने नोट्स में जाकर के देख लोगे। समझे बात को? तो ये चीज समझनी है कि हमें अपना ये फ्लो चार्ट बनाना कैसे है। अच्छा, ये हम समझ गए कि हमने पढ़ना कैसे है। अच्छा, ये भी हम समझ गए कि हमने कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज हम बन गए प्रो। अब कोई टीचर हमसे किसी भी तरह का सवाल देगा तो हम आज तो कर देंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब एग्जाम होगा तब हमारी बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि हम भूल जाएंगे कि क्या पढ़ा था मैंने, कहां से क्या रिलेटेड था। तो उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें समझना है। हमारे एग्जाम टाइम में हमें क्या करना है, एग्जाम रिवीजन में क्या करना है, एग्जाम रिवीजन स्ट्रेटजी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं सर एग्जाम में रिवीजन तो जब करेंगे ना जब एग्जाम आएगा। नहीं, जब आप पढ़ रहे हो ना उसी दौरान आपको अपने नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है, अपनी बुक्स को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप एग्जाम में उसको रिव्यू करो और आपको सारी चीजें याद आ जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं यही है, ये गेम चेंजर है। जिस बच्चे को एग्जाम रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी आती है आज, मतलब एग्जाम के दिन नहीं, एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं, जो आज पढ़ते वक्त ये डिसाइड कर सकता है कि एग्जाम में मुझे इस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए कहां रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कब मैं इसको रिव्यू करूंगा, वो बच्चा आगे जाएगा इस गेम में। ठीक है, तो एग्जाम रिवीजन स्ट्रेटजी के ना 2 मेन कंपोनेंट हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके नोट्स, दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी बुक्स या फिर आपके स्टडी मटेरियल्स। अभी बुक्स कैसे आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में ये बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स क्या करेंगे भाई, एग्जाम में आप अपनी थ्योरी को देखोगे, फॉर्मूलाज देखोगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखोगे, ये सब तो आपका नोट्स के अंदर रिकॉर्डेड है ना भाई। एग्जाम्पल्स देखोगे, ये सब आपका नोट्स के अंदर रिकॉर्डेड है। अगर नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो ये सब चीजें हमें हैंडी नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं टाइम पर सारी चीजें एक जगह पर। तो बहुत सारे बच्चे तो इसको फॉलो करते हैं, नोट्स बनाना जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, 15-20% होते हैं हर साल, जिनको ये नहीं पता होता सर नोट्स की भी कोई वैल्यू है, नोट्स भी हमें कुछ होल्ड करके रखने हैं। तो उनको नोट्स ही वो लोग अच्छे से नहीं बनाते, एग्जाम में वो सफर करते हैं, रेडीमेड नोट्स डाउनलोड करते हैं, किसी और के नोट्स से पढ़कर कभी आप नहीं कुछ कर पाओगे। हमेशा आपके खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स होने चाहिए, क्लास में बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, उसी से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हम 3-4 चीजें रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स को हैंडी रखेंगे, नोट्स को अपने सामने रखेंगे। इसमें जो मैंने वो समरी चार्ट बताया था ना, जो अभी लास्ट में बना रहे हो, वो सबसे ज्यादा आपको काम करेगा। समरी चार्ट ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा एग्जाम टाइम में जल्दी रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली देख लो यार, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, अप्रोक्सीमेटली 90 चैप्टर आपको एक दिन में रिवाइज करके जाना है। सोचो 90 चैप्टर कोई पढ़ सकता है एक दिन में, लेकिन 90 पेजेस को पढ़ सकता है। वो भी जब पढ़ सकता है जब वो 90 पेजेस 90 बार पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हो, तभी उसको याद रहेगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया, नोट्स बन गए हमारे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बुक्स। देखो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरी तो है नहीं कि हम लोग रट के चले जाएंगे, वहां पर हमसे कोई फैक्ट पूछेगा हम बता देंगे। वहां दिमाग लगाना है, और दिमाग जब लग पाएगा जब आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम फ्रेश है, आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, और उसमें आपको हेल्प करेंगी आपकी किताबें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे मान लो यहां पर क्या होगा, किताब के अंदर यहां पे हमारे 3-4 क्वेश्चन होंगे भाई। पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, एक्सरसाइजेस होती है ना, हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं ABCD। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके नीचे ABCD 4 ऑप्शन होंगे हमारे, या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको हमने सॉल्व किया होगा। तो जब आप अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो ना, आज की बात कर रहा हूं, जब आप अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो, मान लो ये क्वेश्चन आपसे हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। मान लो सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे नहीं हुआ, तो आप इसको करेंगे सर्कल कि भाई मेरे से सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ था। जो भी आपने रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बनाई होगी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 हफ्ते के बाद आप आएंगे, जब इसी बुक को दोबारा से रिव्यू करेंगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत जल्दी हो गया था, बहुत इजी था। लेकिन जो सर्कल आपके क्वेश्चन है ना, उनको आप जरूर दोबारा करेंगे। मैं बता रहा हूं, जैसे पहली हमारी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में इन जनरल मान लो 150 सवाल है, तो पहली बार में मेरे सर्कल हो गए मान लो 100 क्वेश्चंस। जब मैंने पहली बार एक्सरसाइज को किया, 50 क्वेश्चन मेरे से एक ही बार में हो गए, और 100 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने या तो आंसर देखकर करे, या नोट्स में से देखकर करा, या किसी टीचर से हेल्प लेके किया, तो उनको मैंने सर्कल कर दिया। अब मैं 1 हफ्ते बाद रिवीजन करूंगा, तो मैं ये 150 सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ ये 100 क्वेश्चन करूंगा। लेकिन जब मैं ये 100 क्वेश्चन करूंगा, तो फिर से कुछ ऐसे सवाल निकल के आएंगे, मान लो अप्रोक्सीमेटली 70 सवाल आ गए, जो मेरे से दोबारा खुद से नहीं सॉल्व हुए।
फिर से मुझे एग्जाम्पल देखने पड़ा, फिर से फॉर्मूला देखना पड़ा या किसी की हेल्प लेनी पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, इस पे स्टार लगा दूंगा। अब जब एक हफ्ते बाद मैं दोबारा पढ़ूंगा, एक और रिवीजन साइकिल चल रही है आपकी, एक और रिवीजन दोगे आप, है ना, 2 हफ्ते बाद दोगे, 4 हफ्ते बाद दोगे, 1 महीने बाद दोगे, कभी रिवीजन दोगे, तो आप ये 150 सवाल प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये फिजिबल भी नहीं है। आप केवल इन 70 क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे। उन 70 में से 35 या 40 आपसे हो जाएंगे, 10, 20, 15 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, उनको आप डबल स्टार लगा दो कि भाई ये क्वेश्चन मैं तीसरे रिवीजन में भी नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो वो आपके मान लो हो गए 35 या 30 क्वेश्चन जो भी हैं जो आपसे नहीं हुए। ठीक है, तो आपकी बुक जो होगी ना, उस बुक पे हर क्वेश्चन पे कहीं सर्कल लगा होगा, कहीं स्टार लगा होगा, कहीं डबल स्टार लगा होगा, तो ऐसे आपकी पूरी की पूरी किताब में सारे क्वेश्चन फिल्टर हो जाएंगे। जब आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले रिवीजन करना शुरू करेंगे, अब मान लो आपका रियल टाइम नीट का एग्जाम है ना, मई में आप बैठे हो और 1 मई को आप सोच रहे हो यार 4 मई को एग्जाम है, 90 चैप्टर हैं, सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, अब तब बच्चा पैनिक करता है। उस टाइम पे क्या करना है, ये जो डबल स्टार लगे ना, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन में ट्राई करूंगा लास्ट वीक में। तो क्या होगा, हर चैप्टर में मान लो, इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा लिखे हैं, 30 होंगे, किसी किसी जगह पर 5 सवाल होंगे, किसी चैप्टर में 10 सवाल होंगे, तो हर चैप्टर में 5-5, 10-10, 15-15 क्वेश्चन करना बहुत ईजी है और सारे के सारे टॉपिक मेरे कवर हो जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा कि मैंने ओवरऑल सिलेबस रिव्यू कर लिया है, सारे फॉर्मूले मुझे आ गए हैं, उनको अप्लाई करना मुझे आ गया और मेरे लिए उस एग्जाम में बैठना थोड़ा एक मेरे को कॉन्फिडेंस देने वाला हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आपको जरूर फॉलो करना है जब भी आप पढ़ रहे हो। सोच रहे होगे आप लोग अभी थोड़ा कि यार ये थोड़ा एक हैक्टिक सा काम है, लेकिन आप समझो कि यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम है जहां पर इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, वहां पे आप जब तक अपने आप के टाइम को ऐसे मैनेज नहीं करोगे, स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, तब तक आप रिजल्ट नहीं बना पाओगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और है लास्ट में, वो होता है हमारे टेस्ट। इसकी हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज तो हम लोग अगस्त में बात कर रहे हैं और आज हमारे लिए बहुत जरूरी है पहले सिलेबस खत्म करना। तो टेस्ट आर नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट इन टुडेज डिस्कशन, इसलिए टेस्ट के बारे में आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। टेस्ट कैसे करना होता है, कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसका एनालिसिस करते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट में कैसे हम अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, ये भी एक बहुत तगड़ी आर्ट है जो हर बच्चे को नहीं आती है। ये भी आपको सीखनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि मेरा स्कोर बूस्ट हो जाए। तो ये किसी और दिन हम बात करेंगे। अभी आज की क्लास में हमने जो बात करी इंपॉर्टेंट, उन पे टिकते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा, एक बार मैं फटाफट से एक क्विक रिव्यू देता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या समझा, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी एग्जैक्टली इशू आ रहा है लिख लेंगे अपना। उसके बाद क्या है कि अपनी किताबों को फाइनल कर लेंगे, किससे मुझे पढ़ना है। मैंने बताया किताब आपके पास एक ही रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो 2 बस, उसी को 3 बार 4 बार करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम कैसे पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होती है, फिर एग्जांपल्स लगाने होते हैं सॉल्व वाले। सॉल्व एग्जांपल में कभी सॉल्यूशन नहीं देखना होता है, हमेशा अपने फॉर्मूला शीट में, अपने नोट्स में, अपने लेक्चर में झांकना होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। उसके बाद भी ना आए तो टीचर से जाके पूछो, जब टीचर भी ना बता पाए तब आप एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपकी अनसॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है। लास्ट में क्या आता है, आपको समरी चार्ट बनाना होता है। सेम प्रोसीजर कोचिंग वाले बच्चों के लिए चलता है, बस कोचिंग वाले बच्चों के लिए यहाँ थियरी बुक से पढ़ने से पहले अपने नोट्स को पढ़ना शामिल है, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा है उसमें, बाकी सारी चीजें कॉमन है। लास्ट में आ जाएंगे तो क्या हमें कि भाई एक, ये तो मैंने बताया था समरी चार्ट कैसे बनाना है। लास्ट में आ जाएंगे तो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में हमारे नोट्स और हमारे बुक्स। अगर ये दोनों चीजें हमने खोई नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, एग्जाम में हमारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में जो कुछ मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। आप इन चीजों को अप्लाई करो, कोशिश करो कि आप कंसिस्टेंटली 1-2 महीना 3 महीना इनको फॉलो करते रहें। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई आपका जो परफॉर्मेंस है, जो उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के अंदर, वो ग्रो कर रही है या फिर ग्रो नहीं कर रही है, क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।